वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आपने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम बार बार सुना होगा, तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। ल्यूएटसन कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल किसी एरिया में जाके वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है उसका मुशाहिदा करे, उसकी ऑब्जर्वेशन करे और उसके बेसिस पे वो कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप करें, तो उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसकी मिसाल लिटरेचर में इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लिटरेरी वर्क को यानी कि शॉर्ट स्टोरी को या नावल को स्टडी करते हैं और फिर आप उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं या उसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है। बल्कि अगर आप 10, 15, 20 या 50 स्टोरीज़ या नॉवेल्स पढ़ते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं कि फॉर एग्जांपल इन 50 नावल में ये चीज़ कॉमन थी और इसमें ये था और उसमें वो था, तो फिर उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, यानी टेक्निकल टर्म्स में हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। तो लुई टायसन कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक ह्यूमन साइंस है और इसका मकसद ये है कि ये इंसानों की मदद करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। यानी इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो हर चीज़ में स्ट्रक्चर्स ढूंढता है और स्ट्रक्चर जो है वो इंसानों के लिए चीज़ों को आसान भी करता है। न्यूटन कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है तो ये हमारे पास फील्ड नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन जो है तो फिर वो लिटरेचर या लिंग्विस्टिक तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी एप्लीकेशन फिर हम डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी में हो गया, लिटरेरी स्टडीज़ में हो गया। इन सब में हमें फिर स्ट्रक्चरलिज्म की एप्लीकेशन मिलती है। तो इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लिटरेचर में भी है और लिंग्विस्टिक में भी है और लिटरेरी थ्योरी में भी है। लुई टायसन मजीद कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास जो है तो ये एक मेथड ऑफ इंक्वायरी है जिसको हम फुटबॉल मैच से लेके लिटरेचर तक या लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ फिनोमेना वैसे होते हैं जो कि एपरेंट होते हैं, जो कि हमें दिखते हैं, और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, जो कि हमें नहीं दिखते। तो फिर हम उसे डीप फिनोमेना कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब इन 26 अल्फ़ाबेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे हम इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रेजेस बना सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी एक और मिसाल इस तरह है जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फोनीम्स होते हैं, ठीक है ना। अब फोनीम जो है तो हमारे पास इंडिविजुअल साउंड्स को कहते हैं। हमारे पास एक वर्ड है बैग। अब बैग जो है तो इसको आप एक सरफेस फिनोमेना कह सकते हो कि ये हमारे पास एक वर्ड है, लेकिन अगर हम इसमें डीप फिनोमेना देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट फोनीम से बना होता है, जैसे कि हमारे पास ब हो गया, फिर हमारे पास हो गया जो ए वाला साउंड है, फिर हमारे पास ग यानी जी वाला साउंड हो गया। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फिर हमारे पास 3 फोनीम्स हैं और इन फोनीम्स में फिर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, फिर वोवेल है और फिर कॉन्सोनेंट है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जो कि इसको हम डीप फिनोमेना भी कह सकते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको अगर हम एक नज़र से देखें तो उसका मीनिंग एक होता है, लेकिन जब हम उस पे सोचते हैं तो फिर उसका मीनिंग दूसरा होता है। तो इस तरह हमारे पास सेंटेंसेस में भी सरफेस सेंटेंसेस होते हैं और डीप सेंटेंसेस होते हैं। उसमें भी हम इस सरफेस फिनोमेना और डीप फिनोमेना को अप्लाई कर सकते हैं। फिर लुई टायसन एक सवाल करता है कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ से आते हैं। तो इसमें फिर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं ये ह्यूमन माइंड ने जनरेट किए हुए। तो इसमें कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है तो ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है, कि ह्यूमन माइंड ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया है। जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि ये स्ट्रक्चर जो है तो ये मौजूद होते हैं और ह्यूमन जो है वो इसको अनकवर करते हैं, यानी इसको तलाश करते हैं। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस है स्ट्रक्चर्स के ओरिजिन के मुतालिक।
फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चर की क्या खसूसियात हैं। तो लुई टाइसन के मुताबिक स्ट्रक्चर की 3 खसूसियात हैं। पहला ये है कि स्ट्रक्चर जो है तो ये कंप्लीट होता है, यानी होलनेस इसमें होती है। दूसरी खसूसियत स्ट्रक्चर की ये है कि यह ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीट हो सकता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उन एक्टिव सेंटेंसेस में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको फिर हम पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन होती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर अपने आप को मेंटेन करता है, यानी कि हम एक सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस चेंज को फिर हम किसी हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर जो है ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है, क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा चेंज करते हैं तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है तो वो ब्रेक हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद हमारे पास कहाँ पे है? तो स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास वजूद में आया फर्डिनेंड डी साशोर की एफर्ट से। फर्डिनेंड डी साशोर ने 1913 और 1915 में अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स डेवलप की, और उसमें उसने और उस थ्योरी में फर्डिनेंड ने लैंग्वेज को एक अहम स्ट्रक्चर कहा। इसके अलावा फर्डिनेंड डी साशोर ने यह बात की कि अगर हमें लैंग्वेज को सही तरीके से समझना है तो हमें लैंग्वेज पे गौर करना चाहिए, क्योंकि फर्डिनेंड डी साशोर से पहले हमारे पास हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, जिसको डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन फर्डिनेंड डी साशोर ने सैक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई, और उसके मुताबिक सैक्रोनिक लिंग्विस्टिक को इन्वेस्टिगेट करके ही हम लैंग्वेज के राजों से वाकिफ़ हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म जो है तो इसका मकसद ये नहीं है कि यह लैंग्वेज के ओरिजिन पे बात करे, बल्कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ देखता है कि इस लैंग्वेज के नीचे हमारे पास कौन से रूल्स हैं। यानी जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस के पीछे फिर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंग्लिश में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अनकवर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा फर्डिनेंड डी साशोर अपने 2 कॉन्सेप्ट पेश करता है। इसमें हमारे पास लैंग का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा होता है पैरोल का। लैंग का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि लैंग्वेज के पीछे काम करते हैं। अब ये लैंग जो होता है ये हमारे माइंड के अंदर होता है, क्योंकि हमारे माइंड को पता होता है कि किस जगह पे सब्जेक्ट आएगा, किस जगह पे वर्ब आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह के जो रूल्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट रूल्स होते हैं, जो कि ह्यूमन माइंड के अंदर होते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं लैंग। और पैरोल जो होता है उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे कि हमें तो ये पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस बनेगा, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो फिर हम उसे पैरोल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी फर्डिनेंड डी साशोर ने प्रेजेंट किए। अच्छा, अब एक और पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से लैंग जो है, लैंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग रिलेटेड है रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर के साथ। इसके अलावा स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो कि फर्डिनेंड डी साशोर ने प्रेजेंट किया, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस का। तो अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी साशोर, हम एक लफ्ज़ के मीनिंग को इस वजह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो लफ्ज़ या वो कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे लफ्ज़ या दूसरे कॉन्सेप्ट से वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हमें ये पता चलता है कि ब्लैक जो है वो ब्लैक क्यों है, क्योंकि वो वाइट से डिफरेंट है, और हमें वाइट का इसलिए पता चलता है कि वो ब्लैक से डिफरेंट है। तो इस तरह ये जो बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी ने पेश किया। यानी मुझे बॉय के बारे में इसलिए पता चलता है क्योंकि मुझे गर्ल के बारे में पता है कि बॉय और गर्ल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब मुझे कोई कहता है बॉय, तो मेरे जहन में ऑटोमेटिकली बॉय का कॉन्सेप्ट आता है, और मेरे जहन में ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि ये बॉय जो है ये गर्ल से डिफरेंट है। तो इस तरह हम बाइनरीज की फॉर्म में थिंकिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी स्ट्रक्चरलिज्म ने पेश किया।
इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म में इसके अलावा स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक में जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, जिसकी बेस पे फर्डिनांड डी साशोर ने अपनी स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद खड़ी की। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो फर्डिनांड डी साशोर के मुताबिक हमारे पास जो लिंग्विस्टिक साइन होता है फर्डिनांड डी साशोर के मुताबिक हमारे पास जो लिंग्विस्टिक साइन होता है ये बना होता है दो चीज़ों से। एक होता है सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफाइड। लिंग्विस्टिक साइन को आप लैंग्वेज भी कह सकते हैं या लैंग्वेज का एक वर्ड भी कह सकते हैं। एक वर्ड जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है सिग्निफाइड और दूसरा होता है सिग्निफायर। सिग्निफायर हमारे पास क्या होता है? देखिए, सिग्निफायर हमारे पास साउंड इमेज होता है, यानी हमारे जहन में एक वर्ड के मुतालिक उसकी प्रोनाउंसिएशन के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। और जब वो वर्ड हम बोलते हैं तो उसके बाद हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम फिर सिग्निफाइड कहते हैं। यानी सिग्निफायर जो है वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो गई या उस वर्ड की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई। यानी सिग्निफायर जो है वो हमारे पास एक वर्ड की साउंड इमेज हो गई, यानी उस वर्ड को बोलने के मुतालिक या उस वर्ड को इमेजिन करने के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होती है उसको हम सिग्निफायर कहते हैं। और उसके बाद हमारे जहन में जो मीनिंग आता है या जो उसके मुतालिक जो खाका हमारे जहन में आता है उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड ट्री है, तो ट्री को जो मैं बोलता हूँ तो ये सिग्निफायर हो गया। और ट्री से मुतालिक मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है, यानी मेरे जहन में एक दरख्त का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको फिर हम सिग्निफाइड कहते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी चाहिए कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड ये दोनों कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये हमारे जहन में होते हैं। फिर फर्डिनांड डी साशोर ये बात कहता है कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है इसके दरमियान जो ताल्लुक है ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि ये ताल्लुक जो है ये किसी फिक्स रूल के तहत वजूद में नहीं आया। यानी अगर मैं बोलता हूँ ट्री, तो ट्री का जो लफ्ज़ है और इसको मैंने जो मेरे जहन में ट्री की पिक्चर आती है, तो फर्डिनांड डी साशोर के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट और ये वर्ड जो है तो ये आर्बिट्ररी वजूद में है, यानी इसके दरमियान कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। जिस तरह के इसके एक और एग्जांपल इस तरह है कि मेरे पास जो वर्ड कैट होता है, तो कैट को इंग्लिश में हम कैट कहते हैं, उर्दू में हम उसको बिल्ली कहते हैं, रशियन में इसको हम किसी और नेम से पुकारते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास सिग्निफायर होते हैं और सिग्निफाइड ये आर्बिट्ररी होते हैं। यानी एक लफ्ज़ के लिए एक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ होता है, दूसरी लैंग्वेज में दूसरा वर्ड यूज़ होता है, लेकिन उसका सिग्निफाइड सेम होता है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज हमारे पास आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं है, बल्कि ये कन्वेंशन के तहत, सोशल कन्वेंशन के तहत या ख़ुद ब खुद वजूद में। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कैट को किसी ने कैट कहा होगा तो बस फिर सब लोग उसे कैट कहना शुरू हो गए। इस तरह हमारे पास मोबाइल का कॉन्सेप्ट है या टेबल का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो ताल्लुक है तो ये आर्बिट्ररी है। जब हम सिमियोटिक्स और सिमियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं। साइंस की जो पहली किस्म होती है उसको हम आइकन कहते हैं। अब ये वो किस्म का साइन होता है जिसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड में रिजेम्बलेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस कैट की पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर जो है ये एक रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस साइन में जो कैट है वो रियल वर्ल्ड में के कैट से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इस तरह के साइंस को फिर आइकन कहा जाता है। फिर हमारे पास साइन का दूसरा किस्म है उसे इंडेक्स कहते हैं। अब इंडेक्स जो होता है तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफायर होता है, यानी ये जो पिक्चर आपके सामने है, तो इसको इम्प्लाइड साइन कहते हैं क्योंकि इसमें एक क्लॉ है, कैट का क्लॉ है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे जहन में कैट आता है, डॉग आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के साइन को फिर इंडेक्स कहते हैं। और फिर हमारे पास जो थर्ड किस्म का साइन है जिसको हम स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स में,
असाइन विद अ कन्वेंशनल और आर्बिट्ररी रिलेशन टू अ सिग्निफाइड। तो ये हमारे पास ये लिंग्विस्टिक साइंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वर्ड कैट है, तो इस ये साइन जो है तो इसका एक हमारे पास सिग्निफायर होता है जो साउंड इमेज होता है, यानी हम इसको कैट प्रोनाउंस करते हैं। और इसके साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी एसोसिएटेड होता है, यानी जब हम इस साइन को देखते हैं तो हमारे जहन में एक रियल वर्ल्ड में जो कैट होती है वो हमारे जहन में आती है। तो इस तरह इसको सिंबल कहते हैं और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक में ज़्यादा फोकस इस सिंबल्स पे किया जाता है। इसके अलावा सिंबल की एक खसूसियत मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये आर्बिट्री है, यानी ये सोशल कन्वेंशन के तहत वजूद में आती है और इसके दरमियान कोई फिक्स ताल्लुक नहीं होता। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म में एक अहम कॉन्सेप्ट जो है वो है लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स रियलिटी, कि लैंग्वेज जो है वो हमारे पास रियलिटी बनाती है, यानी हमारी जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी होती है उसको लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है। ये स्ट्रक्चरलिज्म का एक मेन पॉइंट है और इसकी एग्जांपल जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट देते हैं इनुइट लैंग्वेज से। अब ये इनुइट लैंग्वेज जो है तो इसमें स्नो से रिलेटेड 8 वर्ड्स हैं, यानी अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में स्नो से रिलेटेड एक वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड आइस है। आइस जो है तो वो हम जमे हुए पानी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्नो जो है तो वो नेचुरली आता है। तो इनवर्ड लैंग्वेज जो है तो इसमें स्नो के लिए 8 वर्ड्स हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात कहते हैं कि इनवर्ड लोगों की जो रियलिटी है, जो परसेप्शन ऑफ स्नो है वो हमसे डिफरेंट है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में 8 वर्ड्स हैं। तो इससे ये लोग जो है ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारे पास रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, रियलिटी को वजूद में लाती है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में। तो हमारे पास स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी है। अब एंथ्रोपोलॉजी है तो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी इंसानों से रिलेटेड, इंसानों का जो कल्चर होता है, इंसानों की जो चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसमें जो अहम पर्सन है वो है क्लॉडी लिवस्ट्रॉस। तो लिवस्ट्रॉस ने 1950 में स्ट्रक्चरलिज्म को एंथ्रोपोलॉजी के साथ मिलाया और इसने जो इंसानों के कल्चर हैं उसको स्ट्रक्चरलिज्म के असूलों के तहत स्टडी किया। और क्लॉडी लिवस्ट्रॉस इस नतीजे पे पहुंचा कि जो लोग हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी कल्चर्स में, उनके मिथ्स में, उनके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। यानी वो बात करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है तो वो अराउंड द वर्ल्ड जो है कल्चर्स में मौजूद होती है। इसके अलावा वो मिथ को स्टडी करते हैं तो वो इस बात पे पहुंचते हैं कि हमारी मिथ भी सेम होती है, यानी कि आल दो एशियन लोग जो हैं वो यूरोपियन से डिफरेंट हैं, लेकिन मिथ्स जो हैं वो तकरीबन इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी ईवल कैरेक्टर हो गया तो वो मिथ्स में मौजूद होता है। इसके अलावा लिवस्ट्रॉस ये बात भी कहता है कि हमारे जो कल्चर्स हैं वो तो अपेरेंटली या सरफेसली वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन डीप डाउन उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। इसके अलावा हम जिस तरह हमारे पास सेंटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो वर्ड होता है, तो इस तरह लिवस्ट्रॉस जो है वो माइथीम्स का यूनिट पेश करता है। यानी लिवस्ट्रॉस कहता है कि हमारे पास जो मिथ्स होते हैं इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो माइथीम्स होता है। यानी इस तरह स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल को अप्लाई करके उसने मिथ्स को जो है तो वो अंडरस्टैंड किया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिटरेचर। स्ट्रक्चरलिज्म को हम लिटरेचर में किस तरह अप्लाई करते हैं। तो जब हम लिटरेचर एंड स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो नॉर्थरोप फ्राई का है। नॉर्थरोप फ्राई ने स्ट्रक्चरलिज्म के प्रिंसिपल को अप्लाई करके लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो इसका जो पहला अहम काम है वो है नैरेटिव कैटेगरीज। यानी नॉर्थरोप फ्राई ने यह देखा कि हमारे पास जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है वेस्टर्न एरा से, तो नॉर्थरोप फ्राई ने ये बात ऑब्जर्व की कि हमारे पास जितना भी लिटरेचर मौजूद है इस लिटरेचर में रिकरिंग थीम्स होते हैं, यानी रिपीटेटिव थीम्स होते हैं, और वो इस चीज़ को वेदर के पैटर्न्स के हिसाब से क्लासिफाई करता है। यानी जिस तरह हमारे पास 4 वेदर सीजन होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, तो इस तरह फ्राई जो है वो लिटरेचर को या लिटरेरी जॉनरास को जो है वो इस वेदर पैटर्न पे क्लासिफाई करता है। तो ये चार्ट जो है ये नॉर्थरोप फ्राई की थ्योरी के बेस पे वजूद में आया है। यानी फ्राई जो है
वो कहता है कि हमारे पास जो रोमांस का जॉनरा होता है, यानी जिस टेक्स्ट में हमारे पास रोमांस होता है, तो वो समर की तरह होता है। अब जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं तो इन लोगों के लिए समर इतना अच्छा एक्सपीरियंसिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो यूरोपियन है वहाँ पे समर का सीज़न जो है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो समर में वो लोग इंजॉय करते हैं। तो इस तरह फ्राई जो है वो समर को रोमांस के साथ एसोसिएट करता है, यानी रोमांटिक जॉनर ऑफ लिटरेचर के साथ एसोसिएट करता है। फिर ऑटम जो है, तो ऑटम में फूल गिरते हैं और वो इतना अच्छा सीज़न तस्वर नहीं किया जाता। तो फ्राई जो है वो ट्रेजेडी को ऑटम के साथ एसोसिएट करता है। इस तरह आयरनी एंड सैटायर जो है उसको वो विंटर के साथ एसोसिएट करता है, और स्प्रिंग जिसमें खुशहाली होती है तो वो उसके साथ कॉमेडी को एसोसिएट करता है। और फ्राई इसको नेम देता है आर्चिटाइपल क्रिटिसिज्म, और मैंने आपको बताया कि आर्चिटाइपल का मतलब होता है रेपिटेटिव, यानी एक चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती है। इसके अलावा फ्राई एक और थ्योरी पेश करता है जिसको थ्योरी ऑफ मोड्स कहते हैं। अब इस थ्योरी ऑफ मोड्स के मुताबिक वो लिटरेचर को उसके प्रोटागोनिस्ट के हिसाब से क्लासिफाई करता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि वो इसको किस तरह क्लासिफाई करता है। फ्राई जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि हमारे पास जो लिटरेरी जॉनरास होते हैं तो इसमें हर एक जॉनरा में प्रोटागोनिस्ट का रोल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फ्राई कहता है कि हमारे पास जो मिथ्स होते हैं, मिथ्स में हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं तो वो डिवाइन बीइंग्स होते हैं। अब ये वो कैरेक्टर होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट से और अपने जैसे लोगों से वो सुपीरियर होते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रीक मिथ्स हो गए तो उसमें हमारे पास ज्यूस का कैरेक्टर हो गया। अब ज्यूस को जो है तो एक डिवाइन कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इस तरह फिर फ्राई जो है वो रोमांस को ऑब्जर्व करते हैं। अब रोमांस में जो कैरेक्टर होता है तो वो अपने इन्वायरमेंट और अपने जैसे लोगों से सुपीरियर होता है। जैसे कि हमारे पास नाइट्स का कैरेक्टर हो गया जो मिडीवल रोमांसेस होते हैं, तो उसको वो हीरोज का नेम देता है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें कैरेक्टर जो है वो अपने जैसे इंसानों से सुपीरियर होता है लेकिन इन्वायरमेंट से वो सुपीरियर नहीं होता, यानी उस कैरेक्टर का दर्जा डिवाइन बीइंग्स से कम होता है, ठीक है ना। तो वो उसको नेम देता है हाई माइमेसिस। यानी इसमें अब इसकी एग्जांपल ट्रेजेडी है, यानी ट्रेजेडी में अगर हम कैरेक्टर देखें जैसे कि एडिपस रेक्स हो गया, हैमलेट हो गया, तो वो अपने जैसे इंसानों से तो वो एक अच्छे लेवल पे होता है, यानी हैमलेट जो है वो प्रिंस होता है, एडिपस रेक्स जो है वो किंग होता है, लेकिन इन्वायरमेंट की निस्बत जो है वो ज़रा कमज़ोर होता है। तो इस तरह इसकी एग्जांपल हमारे पास ट्रेजेडी है और वो इसको नाम देता है लीडर्स। इसके अलावा हमारे पास फिर वो कुछ ऐसी स्टोरीज को भी देखता है जिसमें कैरेक्टर्स जो है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो वो इसके साथ कॉमेडी का जेनरा एसोसिएट करता है कि ये कॉमेडी की एग्जांपल है, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं तो वो उसको कॉमन पीपल कहता है। इसके अलावा अगर हम आयरनी देखें तो आयरनी में भी हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो एंटी हीरोज़ के होते हैं, यानी वो हीरोज़ से अपोजिट नेचर में काम करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं रॉबर्ट शोल्स। रॉबर्ट शोल्स जो है तो वो फ्राई की जो थ्योरी ऑफ मोड्स है उसको मॉडिफाई करते हैं, और वो उसमें दो चेंजेस करते हैं। एक तो वो जो मिथ्स का जानना होता है वो उसको रिमूव करता है, यानी शोल्स के मुताबिक जो है ये मिथ्स का जो जानना होता है ये पहली स्टोरीज में होता था, अब नहीं होता, तो इस वजह से वो फर्स्ट पे रोमांस को करते हैं। और इसके अलावा वो एक और फॉर्म ऑफ मेमेसिस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नंबर 3 पे हमारे पास मिडल मेमेसिस हो गया जिसमें हमारे पास रियलिज्म हो गया, यानी वो रियलिज्म के जानरा को ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास कैरेक्टर जो है तो वो कॉमन पीपल की तरह हो गया। तो शोल्स जो है वो फ्राई के फ्रेमवर्क में दो चेंजेस करते हैं, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे। इसके अलावा फिर हमारे पास डिफरेंट और स्कॉलर्स आते हैं जो कि नैरेटोलॉजी में काम करते हैं। नैरेटोलॉजी का मतलब है नैरेटिव के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रिमायस हो गया, टोडोरॉफ हो गया और जिरार्ड जेनेट जैसे लोग हो गए। जैसे कि अब अगर हम टोडोरॉफ के मॉडल को देखें तो टोडोरॉफ जो है
वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक जो हमारे पास टोडोरॉव है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक नैरेटिव को ऑर्गेनाइज करता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की तरह होते हैं। हमारे पास जो कैरेक्टर के एक्शंस हैं तो वो उसको वर्ब के साथ एसोसिएट करता है। कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ को एडजेक्टिव के साथ एसोसिएट करता है। प्रेपोजिशन को सेंटेंसेस के साथ, प्रोपोजिशन को यानी कैरेक्टर्स जो क्लेम करते हैं तो वो उसको सेंटेंसेस के साथ एसोसिएट करता है। और जो सीक्वेंस होता है स्टोरी का तो वो उसको पैराग्राफ के साथ एसोसिएट करता है। इसके अलावा जेनर जो है तो वो हमारे पास स्टोरी, नैरेटिव और नरेशन में डिफरेंशिएट करता है। यानी स्टोरी हमारे पास क्या होती है? स्टोरी हमारे पास सिंपली सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं कि किस तरह इवेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास नैरेटिव होता है। नैरेटिव यानी जो एक्चुअल वर्ड्स ऑन पेज होते हैं। यानी हमारे पास एक तो हमारे पास स्टोरी होती है कि ये चीज़ें हो गई, फिर राइटर जो है तो उस स्टोरी को एक प्लॉट में कन्वर्ट करता है। तो जेनेट के ख्याल से ये नैरेटिव हो गया। फिर हमारे पास नरेशन हो गई, यानी कौन उस स्टोरी को बयान कर रहा है, तो ये हमारे पास नरेशन हो गई। नरेशन को हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बड़ा ताल्लुक है फॉर्मलिज्म के साथ। यानी जो फॉर्मलिस्ट जो थे, यानी जो हमारे पास अर्ली फॉर्मलिस्ट थे जैसे कि रोमन जैकोब्सन हो गया, ठीक है, वो स्ट्रक्चरलिस्ट भी था। तो इस तरह फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान एक बुनियादी ताल्लुक पाया जाता है। इस तरह हमारे पास एक और फॉर्मलिस्ट, रशियन फॉर्मलिस्ट है जॉन मोराकोवस्की। अब मोराकोवस्की कहता है कि हमारे पास जो लिटरेरी वर्क होता है वो एक ख़ास बैकग्राउंड में, एक ख़ास टाइम पीरियड में जो है तो वो क्रिएट होता है, और उस वर्क के जो मीनिंग होते हैं तो वो उस टाइम के मुताबिक होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अ वर्क ऑफ आर्ट इज परसीव्ड एज सच ओनली अगेंस्ट अ मोर जनरल बैकग्राउंड ऑफ सिग्निफिकेशंस। सिग्निफिकेशंस का मतलब होता है मीनिंग देना। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास जब वर्क की सेटिंग चेंज होती है, यानी एक वर्क एक इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम उसको दूसरे इन्वायरमेंट में इंटरप्रेट करते हैं तो मीनिंग में डिफरेंस होता है। एज दिस बैकग्राउंड चेंजेस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ वर्क चेंज, ठीक है ना। तो इस तरह एक वर्क की एक कल्चर में एक मीनिंग होगी, दूसरे कल्चर में दूसरी मीनिंग होगी। तो हमने स्ट्रक्चरलिज्म को डिफरेंट एंगल से स्टडी कर लिया है। मैंने आपको बताया कि किस तरह स्ट्रक्चरलिज्म का ताल्लुक लिटरेचर के साथ होता है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ होता है, लिंग्विस्टिक्स के साथ होता है। तो चलिए अब इस पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करते हैं, और ये क्रिटिसिज्म इस पे की है टेरी ईगल्टन ने। तो टेरी ईगल्टन कहते हैं कि हमारे पास जो रैशनलिस्ट होते हैं जैसे कि नोम चॉम्स्की हो गया, नोम चॉम्स्की कहता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो लैंग्वेज को क्रिएट करता है, जैसे कि उसका इननेटनेस हाइपोथेसिस हो गया, या एम्पिरिसिस्ट हो गए जो ये बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो लैंग्वेज को इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं। तो ईगल्टन कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो आर्गूमेंट है वो इन दोनों के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग्वेज जो है वो रियलिटी को क्रिएट करती है, ना कि ह्यूमन माइंड। तो इसलिए ईगल्टन कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के अगेंस्ट है। इसके अलावा ईगल्टन जो है वो दूसरा एतराज़ करते हैं, यानी हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरलिस्ट और फॉर्मलिस्ट जो है तो इन दोनों का डीप कनेक्शन है। अब फॉर्मलिस्ट जो है तो वो टेक्स्ट को क्लोजली रीड करते हैं, यानी वो टेक्स्ट से जो कॉन्टेक्स्ट है वो रिमूव करते हैं। तो इस पे भी ईगल्टन जो है वो एतराज़ उठाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वर्क को रीड करते हो और आप अपने आप को उस वर्क के कॉन्टेक्स्ट से अपने आप को दूर करते हो, तो फिर जो है वो वर्क आपको करेक्ट मीनिंग नहीं देगा। तो इसलिए ईगल्टन कहता है कि एक वर्क का जो है उसका ताल्लुक उसके सराउंडिंग से होता है, उसका ताल्लुक उस डिस्कोर्स से होता है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो है तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। तो ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया। इसके अलावा ईगल्टन कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है तो ये एक अनहिस्टोरिकल प्रोसेस है, यानी हमारे पास इस तरह के प्रूफ नहीं है हिस्ट्री में जो कि स्ट्रक्चरलिज्म को प्रूफ करते हों। इसके अलावा ईगल्टन कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एकेडमिक्स की ऑब्सेशन बन गया, जब यानी स्ट्रक्चरलिज्म जब 1915 में फर्डिनेंड डी साशोर ने इसको मंजर आम पे लाया, तो ईगल्टन कहते हैं कि लोग
जो है इसको बहुत सीरियस लेने लगे और इसको मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया और फिर वो दोबारा अपने पॉइंट को उठाते हैं। तो ईगल्टन कहते हैं कि जब लोग स्ट्रक्चरलिज्म के पीछे पड़ गए तो लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स को इग्नोर किया, जैसे कि पैट्रियार्की हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, और लोग जो है तो वो स्ट्रक्चरलिस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने पे लग गए। इसके अलावा वो फर्डिनेंड डी साशोर के जो आर्गूमेंट होते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज जो है या हमारे पास जो मीनिंग है वो डिफरेंस की बिना पे वजूद में आता है। जैसे कि फॉर मैंने आपको कहा कि हम वाइट को इसलिए परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें पता होता है कि ये ब्लैक से डिफरेंट है। तो इसलिए ईगल्टन इस बात पे भी एतराज़ उठाते हैं कि अगर हम डिफरेंस के बिना पर चीज़ों को पहचानते हैं तो सबसे पहला जो हमने पहला मीनिंग सीखा उसको हमने किस चीज़ के साथ उसकी बाइनरी अपोजिशन बनाई या उसको किस चीज़ से हमने डिफरेंट कंसिडर किया। तो वो लैंग्वेज के ओरिजिन पे इस तरह सवाल उठाते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव से। इस तरह ईगल्टन एग्जांपल देते हैं मिशेल रिफेटियर की। जिस तरह हमारे पास नैरेटोलॉजी होती है जिसमें राइटर कहता है कि टेक्स्ट में ये होता है और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट की कैरेक्टर जो है तो वो नाउन के साथ रिलेटेड होते हैं, उनके एट्रीब्यूट जो है वो एडजेक्टिव के साथ रिलेटेड होते हैं। तो वो इन डिफरेंट स्ट्रक्चर इस पे ये सवाल उठाता है कि ये जो चीज़ें हमें बताती हैं, ये चीज़ें तो एक विजिलेंट रीडर यानी जो बंदा बहुत ज़्यादा केयर के साथ, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ लिटरेचर को रीड करता है तो वो भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा या उसके मुशाहिदे में, उसके ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन ईगल्टन ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं या और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं तो ये कॉमन आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। इसके अलावा वो एग्जांपल देते हैं बाख्तिन की। तो बाख्तिन जो होता है वो डायलॉग की बात करते हैं। तो ईगल्टन कहते हैं कि बाख्तिन जो है उसने लैंग से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फर्डिनेंड डी साशोर लैंग और पैरोल की बात करता है। तो फर्डिनेंड डी साशोर ज़्यादा एम्फेसिस लैंग पे देता है, लैंग जो एब्स्ट्रैक्ट रूल होते हैं, लेकिन जो बाख्तिन है वो ज़्यादा एम्फेसिस पैरोल पे देता है। तो इस तरह ये एक और क्रिटिसिज्म हो गया कि बाख्तिन और ईगल्टन के मुताबिक पैरोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वो फर्डिनेंड डी साशोर के एक और आइडिया पे सवाल उठाता है। जैसे कि फर्डिनेंड डी साशोर ने कहा कि हमारे पास जो सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है ये दोनों कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन ईगल्टन कहता है ऑल साइंस आर मटीरियल, यानी वो स्ट्रक्चरलिज्म पे ये तनकीद करता है कि स्ट्रक्चर जो है वो मटीरियल रियलिटी से लोगों को दूर करते हैं। तो ये ईगल्टन का लास्ट क्रिटिसिज्म होता है। तो ये ईगल्टन का एक और क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा ईगल्टन एग्जांपल देते हैं ऑस्टिन की। ऑस्टिन जिसने स्पीच एक थ्योरी पेश की थी। अब ऑस्टिन कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यानी स्ट्रक्चरलिस्ट लैंग्वेज की डिस्क्रिप्टिव नेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑस्टिन है, ऑस्टिन ये बात की कि लैंग्वेज जो है वो परफॉर्मेटिव है, यानी लैंग्वेज जो है वो लोगों को एक्शन परफॉर्म करने पे मजबूर करती है, या लैंग्वेज जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा ईगल्टन जो लास्ट क्रिटिसिज्म ईगल्टन करते हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म के क्लोज रीडिंग स्ट्रेटजी पे आवाज़ उठाते हैं। यानी स्ट्रक्चरलिस्ट का ये ख्याल होता है या ये जो फॉर्मलिस्ट होते हैं कि हम टेक्स्ट को अच्छे तरीके से तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम उसको क्लोजली रीड करें। तो यहाँ पे ईगल्टन बात करता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की जो चॉम्स्की ने पेश की थी। ईगल्टन कहते हैं कि देखिए हमारे पास जो भी शख्स टेक्स्ट को रीड करता है तो वो अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा वो सिग्निफाइड की भी बात करता है कि ये चीज़ें जो है तो ये फिक्स नहीं होती बल्कि फ्लूइड होती हैं। तो अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ जाए तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी यही बात है कि हमारे पास जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है इसकी मीनिंग फिक्स नहीं होती, बल्कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। तो इस तरह लास्ट क्रिटिसिज्म वो ये करते हैं। और इसके अलावा वो ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट जिस तरह की इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इवन जो गॉड है यानी जो खुदा है वो भी इस तरह टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाएगा। यानी स्ट्रक्चरलिस्ट जो है तो इनके बहुत ज़्यादा रिजिड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रियलिटी में काम नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।